Hello, beholders. My name is Ankush, and I am welcoming you to our dark world, H on H. आपने काफ़ी तरह के सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी सीरियल किलर था जिसने अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को अपने घर में एज अ ट्रॉफी रखा था और उसने अपने विक्टिम्स की फैमिलीज़ को उनके बॉडी पार्ट्स एक गिफ्ट रैप्ड करके भेजे थे और कहा जाता था कि वो किलर एक कैनिबल था। वो अपने विक्टिम्स का ब्लड कंज्यूम किया करता था और हमारा आज का एपिसोड भी उसी सीरियल किलर के बारे में है जिसका नाम था सुटोमू मियाजाकी। इन ईयर 1989 में टोक्यो की एक कोर सिटी जिसका नाम हाचिओजी था, वहाँ पर एक पार्क में दो गर्ल चाइल्ड्स जिनकी एज लगभग 4 से 7 ईयर के बीच में थी वहाँ खेल रही थी। और फिर उसी टाइम एक स्ट्रेंजर वहाँ पर अपनी कार में आता है और वो कोई नहीं बल्कि सुटोमू मियाजाकी था। वो उन सिस्टर्स से बात करता है और फिर वो यंगर सिस्टर को उसकी सिस्टर से दूर करके उसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहता है। वो स्ट्रेंजर उस बच्ची को स्ट्रिप करके फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त उसका फादर वहाँ पर पहुँच जाता है और मियाजाकी पर अटैक कर देता है। मियाजाकी समहाउ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी कार लेने के लिए वापस जाता है तब पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उस बच्ची के फादर्स ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी मियाजाकी के अगेंस्ट। पुलिस को लगा कि मियाजाकी एक छोटा मोटा मोलेस्टर है, लेकिन उसके घर की तलाशी लेने के बाद उनका ये भ्रम टूट गया क्योंकि मियाजाकी के घर उन्हें 4 अलग अलग बच्चों की डेड बॉडीज़ के पार्ट्स मिले जिन्हें उसने एज अ ट्रॉफीज़ की तरह सजा रखा था। और उसके साथ ही ऑफिसर्स को वहाँ कई वायलेंट एनिमेज और मांगास मिले। ऑफिसर्स को वहाँ टोटल 5763 वीडियो टेप्स मिली, जिसमें कुछ वीडियो टेप्स स्लैशर एनीमे और कुछ स्लैशर मूवीज़ थी और उनमें से कुछ टेप्स मियाजाकी की थी जिसमें वो उन बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा था। फिर पुलिस ऑफिसर्स ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 30 मार्च 1990 में उसका पहला ट्रायल हुआ जिसमें उसने अपने विक्टिम्स के बारे में बताया। उसने टोटल 4 लड़कियां जिनकी एज करीबन 4 से 7 ईयर के बीच में थी उनका मर्डर किया था। और उसने अपने एक इंटरव्यू में पुलिस को बताया था कि उसने अपने एक विक्टिम का ब्लड पिया भी था और उसने अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को खाया भी था, मतलब कि वो एक कैनिबल था। वो अपने विक्टिम्स का मर्डर करने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को सेक्सुअली मोलेस्ट किया करता था, जिसके बाद उसका नाम ओटाकू मर्डरर पड़ गया था। उसने अपना पहला मर्डर 22 अगस्त 1988 में एक 4 साल की बच्ची का किया था जिसका नाम मारी कोनो था, जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते वक्त गायब हो गई थी। उसके फादर ने उसे ढूंढने का काफ़ी ट्राई किया, लेकिन उसके ना मिलने पर उसके फादर ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी और फिर कुछ समय बाद उसके घर एक बॉक्स आया जिसमें उनकी बेटी के बोन पाउडर, उसके टीथ और उसके कपड़ों की पिक्चर्स थी। मियाजाकी ने वो बॉक्स मारी की फैमिली को भेजा था। मियाजाकी ने मारी को उसके फ्रेंड के घर से उठाया था और फिर अपनी कार में ही उसका मर्डर किया था और फिर उसे अपने घर की साथ वाले हिल्स में दफना दिया था डिकम्पोज होने के लिए, लेकिन फिर कम्प्लीटली डिकम्पोज होने से पहले उसके हाथों और पैरों को काट दिया था। फिर मियाजाकी ने उसे अपने घर के क्लोजेट में छिपा दिया था। उसकी दूसरी विक्टिम एक 7 साल की बच्ची थी जिसका मर्डर 3 अक्टूबर 1988 में हुआ था, जिसका नाम मासामी योशिजावा था। मियाजाकी उसे ड्राइविंग के वक्त मिला था और फिर उसने उसे अपने साथ जाने के लिए एक राइड ऑफर की थी एंड मासामी एक्सेप्टेड इट। और फिर मियाजाकी ने अपनी कार वेस्टवर्ड टोक्यो के एक ब्रिज में पार्क करी। ये वही जगह थी जहाँ पर मारी कोनो के साथ ये दुर्घटना हुई थी और फिर उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जो मारी कोनो के साथ हुआ था। उसने पहले उसका अपनी कार में मर्डर किया, फिर उसे जाकर हिल्स में दफना दिया और उसके हाथ और पैर उसने अपने क्लोजेट में छिपा दिए थे।
उसकी थर्ड विक्टिम का मर्डर 12 दिसंबर 1988 में हुआ था, योशिजावा के मर्डर के 2 मंथ के बाद। उसकी थर्ड विक्टिम 4 ईयर ओल्ड एरिका नाम्बा थी, जिसका मर्डर उसने एक पार्किंग लॉट में किया था और उसके बॉडी पार्ट्स को भी उसने डिसमेंबर करके उसकी फैमिलीज़ के घर भेजा था। उसकी फैमिलीज़ को वो बॉक्स 20 दिसंबर को मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस रिपोर्ट करी और उसके बाद मियाज़ाकी की तलाश शुरू कर दी गई। उसकी आखिरी विक्टिम एक 5 ईयर ओल्ड आयाको नामोटो थी, जिसका मर्डर भी उसने अपनी कार में ही किया था और फिर उसके साथ वीडियो टेप रिकॉर्ड करी। लेकिन उस टाइम पुलिस ने मिसिंग बच्चों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद उसने डर से उन डेड बॉडीज़ को सिमेट्री और हिल्स से निकाल कर अपने घर के क्लोजेट में रख दिया था। जापान में मियाज़ाकी के क्राइम्स का पता लगने के बाद वहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन नॉर्मल सिटीजन्स में क्रिएट हो गई थी। मियाज़ाकी ने बताया कि वो काफ़ी वक्त से मेंटली सफ़र कर रहा था। उसने अपनी फैमिलीज़ को भी इस बारे में बताना चाहा, लेकिन उसकी फैमिली ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली पर भी वायलेंट हो गया था। मियाज़ाकी एक प्रीमेच्योर था, जिसकी वजह से वो मेंटली चैलेंज था। उसे लगता था कि इसी वजह से उसकी फैमिली उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उसके ग्रैंडफादर के साथ थी, जिनकी डेथ मई 1988 में हुई थी, जिसके बाद उसकी लास्ट होप भी चली गई थी। लेकिन जब मियाज़ाकी के क्राइम्स को डिस्कवर किया गया, तब उसके फादर ने उसके एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया और 1994 में सुसाइड कमिट कर लिया। कोर्ट को 7 ईयर लगे मियाज़ाकी की मर्डर के वक्त की मेंटालिटी जानने के लिए, लेकिन इन दी एंड वो गिल्टी निकला और 14 अप्रैल 1997 में उसे सेंटेंस टू डेथ की पनिशमेंट दी गई और फिर 2001 में टोक्यो हाई कोर्ट और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस पनिशमेंट को अप्रूव किया। एक और चाइल्ड सीरियल किलर जिसका नाम कोवरू कोबायाशी था, वो भी मियाज़ाकी से इंस्पायर्ड था और उसका सीरियल किलर्स पर इतना इन्फ्लुएंशियल इफ़ेक्ट देखकर उसके साइकेट्रिक एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। उसकी डेथ एग्जीक्यूशन डेट को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसे 17 जून 2008 में एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग से मार दिया गया।